दूसरे अध्याय का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। इस पाठ में क्या है? प्रकृति में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उनकी कुछ प्रकृति होती है। कैसे होगी विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। कुछ पदार्थ अम्लीय होते हैं, कुछ पदार्थ क्षारकीय होते हैं, कुछ पदार्थ उदासीन प्रकृति के भी होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से बनते हैं, जिनको हम लवण कहते हैं। इस अध्याय में हम अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या होगा कि अम्ल धातुओं से कैसे क्रिया करते हैं, क्षार धातुओं से कैसे क्रिया करते हैं, क्षारकों और अम्लों की यदि अम्ल की इनकी किसी भी धातु के कार्बोनेट से क्रिया कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, या हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसके बारे में। फिर अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो उष्मा उत्पन्न होती है, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अम्ल के अम्लीय गुण नष्ट हो जाएंगे, क्षार के क्षारीय गुण नष्ट हो जाएंगे और लवण बनता है और जल बनता है। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद में किसी अम्ल की प्रबलता क्या है, कौन सा अम्ल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, जिसको प्रबलता कहते हैं। इसको पीएच के बाद द्वारा मापते हैं, एक मापकम होता है पीएच स्केल, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर क्षारकों की विभिन्न गुण, धातु ऑक्साइडों के साथ, अम्लों की धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया होती है तो किस प्रकार की स्थितियां होगी। फिर हम पढ़ेंगे कि प्रकृति में या वातावरण में हमारे पास अनेक प्रकार के लवण होते हैं, जिनके रासायनिक नाम क्या हैं, उनके सामान्य नाम क्या हैं, उनके रासायनिक सूत्र क्या हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, उन लवणों को प्रयोगशाला में और व्यवसायिक स्तर पर कैसे प्राप्त किया जाएगा, ये पढ़ेंगे। उन लवणों का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, हम अपने फायदे के लिए कैसे उनको उपयोग में ले सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा पेट में एसिडिटी होती है ना, और अपन इनो ले लेते हैं। इनो में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, या मीठा सोडा जिसको कहते हैं। तो जैसे ही उसको लेते हैं पेट की एसिडिटी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से लवण को कैसे हमारे लिए उपयोगी बनाया जाए, इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं दूसरा अध्याय अम्ल, क्षारक और लवण। सबसे पहले यदि हम बात करें हमारे विद्यालय की प्रयोगशाला में या साधारण जीवन, दैनिक जीवन में हम अधिकतर कौन कौन से अम्ल की बात करते हैं, क्षार काम में लेते हैं, इनकी बात करें। सबसे पहले आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है अम्ल की सामान्य विशेषता होती है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्लों की सामान्य विशेषता क्या होती है? स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे नींबू है, नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल, नींबू खट्टा होता है। इमली होती है, इमली खट्टी होती है, इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल, स्वाद में खट्टी होती है। दही है, दही आप खाते हो, खट्टा ही होता है दूध की अपेक्षा, ठीक है ना। तो कोई ये नहीं कि गुरुजी मार दो दूध, दही जी को जमे मिठो जमाए मेरी माँ, मतलब खा गए, खट्टा कोई नहीं। खट्टे का मतलब होता है उसकी तुलना किससे की गई है? दूध से की गई है। और थोड़े समय बाद उसको लंबे समय तक छोड़ देंगे तो वो खट्टा हो जाए, क्योंकि उसके अंदर होता है लैक्टिक अम्ल। इसी प्रकार से सेव है, एप्पल है, उसमें मैलिक अम्ल होता है। आप देखते हो कि कुछ सेव को काट के रखोगे तो कुछ समय बाद में काला काला सा दिखाई देता है। तो बहुत सी चीजें होती है जिसमें कुछ में तो अम्ल ज्यादा मात्रा में होता है, कुछ में अम्ल कम मात्रा में होता है। तो इन चीजों को आपने खा के देखा सामान्य दैनिक जीवन में, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। और जो क्षार होते हैं वो होते हैं छूने पर साबुन जैसे चिकने और स्वाद में थोड़े कड़वे, ठीक है ना। आपने घर में पापड़ बनाते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं कि खार डाल दो। जो खार है जो पापड़ बनाने का काम आता है वो एक तरीके का क्षार है, ठीक है। और साबुन में डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया, साबुन बनाने में आपने सीखा था उस दौरान की सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये सारे क्षार। कई बार आप साबुन मुंह में जाती है तो कड़वी महसूस होती है ना, वो किसका स्वाद है? क्षार का स्वाद है। तो ये तो सामान्य पहचान हो गई कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अब उनकी पहचान के लिए छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में पढ़ा है कि सूचक पदार्थ होते हैं। सूचक वे पदार्थ है जो किसी भी पदार्थ का वो अम्लीय है या वो क्षारीय है इसका संकेत देता है। प्राकृतिक सूचक में थैलोपाइटा संघ के जो पादप है जिसको लाए है
वह जो उदासीन विलयन में, यानी न तो वो विलयन अम्लीय हो न ही क्षारीय, तब वो बैंगनी रंग का होता है। उस विलयन को यदि अम्लीय माध्यम में डाल देंगे तो उसका रंग अलग बदलेगा, क्षारीय माध्यम में डाल देंगे तो उसका रंग अलग बदलेगा, तो उनको सूचक बोलते हैं। इस प्रकार से उस पेपर के सूचक बनाए जाते हैं। नीले रंग का लिटमस पेपर बोलते हैं उसको, लाल रंग का लिटमस पेपर बनते हैं। ये दो प्रकार के लिटमस पेपर होते हैं। अम्ल जो क्या करते हैं, वो तो नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देंगे, और क्षार क्या करेंगे, लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देंगे। तो ये कुछ पहचान है जो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ी है। अब इसके बाद में बात करें अपनी प्रयोगशाला में जो कुछ अम्लीय क्षार पाए जाते हैं सामान्य जीवन के अंदर जो काम में लिए जाते हैं। अम्ल की यदि हम बात करें, कुछ सामान्य अम्ल जैसे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 का नाम होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक का तेजाब इसको बोलते हैं। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं नमक का तेजाब। इसको क्या बोलते हैं, नमक का तेजाब, ठीक है, या नमक का अम्ल। अब घरों में देखते हो टॉयलेट वगैरह फ्लश करते हैं, फर्श धोते हैं, तो उसमें नमक का तेजाब डाला जाता है, ठीक है। तो नमक का तेजाब वो कौन सा तेजाब है, HCl। फिर होता है HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। सुनार वगैरह का काम करते हैं, वहां पे इस नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो इसमें तीक्ष्ण गंध होती है। और ये होता है एसिटिक अम्ल, ये थोड़ा दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। आपने छाछ काम में लिए, कई बार छाछ बहुत लंबे समय तक पड़ी रहती है, उसमें अजीब सी स्मेल आती है ना, दूर तक पता चलता है यहाँ छाछ बहुत ज्यादा खट्टी है, उसकी स्मेल आ रही है। ऐसी स्मेल जो है वो किसके कारण होती है, एसिटिक अम्ल के कारण होती है। एसिटिक अम्ल को जब हथेली में लेके थोड़ी देर रगड़ के अपन सूंघेंगे तो खट्टी छाछ जैसी अनुभव होता है, तो ये एसिटिक अम्ल है। अब इनमें देखो कॉमन बात क्या है, आधा हिस्सा करो इसका, हाइड्रोजन परमाणु इसके अंदर है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। लेकिन सब में अगर कॉमन बात देखें तो इसमें क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन अवश्य ही पाया जाता है। तो ऐसे अम्लों को जब जलीय विलयन में घोला जाता है तो ये अपने आयनों में जब टूटता है तो हाइड्रोजन धन आयन बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन धन आयन। इसके बाद अपन क्षारकों को देखेंगे। कुछ सामान्य क्षार की बात करें, कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या हो गया, सोडियम OH के कारण क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपके प्रश्न आया था कि पेट के अपच आदि को दूर करने में किसका प्रयोग, स्माइल पर्क में आया था ना, तो इसमें उत्तर था आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। गाढ़े दूध की तरह सी बोतल आती है मेडिकल स्टोर पे, जब उसको पीते हैं तो जो कई बार एसिडिटी और एपच है उसमें भी आराम मिलता है, तो इसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड। तो आपने क्या देखा, क्षारकों की सामान्य विशेषता क्या है, उसमें हाइड्रोक्सिल समूह है। कौन सा समूह है, हाइड्रोक्सिल यानी OH है, OH 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 और OH। तो क्षारकों को जब घोला जाएगा जलीय विलयन में तो हाइड्रोक्सिल आयनों का समूह बनता है, हाइड्रोक्सिल समूह बनता है। ये इनकी सामान्य पहचान है। ये तो सामान्य पहचान है, लेकिन कुछ अम्लीय क्षार ऐसे भी होते हैं, अम्ल ऐसे भी होते हैं जिनमें हाइड्रोजन का परमाणु नहीं होगा लेकिन वो अम्लीय पदार्थों की तरह व्यवहार करते हैं, तो उनके लिए अलग अलग है। तो ये कुछ सामान्य और कुछ सामान्य अम्ल और क्षार है जो हमारी प्रयोगशालाओं में उपलब्ध रहते हैं। अब बात आती है
गंधीय सूचक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, गंधीय सूचक। नाम क्या है? गंध या स्मेल। इसके नाम से पता चलता है कुछ सूचक ऐसे होते हैं जिनको अम्लीय या क्षारीय माध्यम ले जाया जाता है, उनकी गंध बदल जाती है। समझ आया ना? कोई एक पदार्थ है जिसको अम्ल में ले जाए गंधीय सूचक की, तो ऐसे पदार्थ जो अम्लीय माध्यम में अलग गंध देते हैं और क्षारीय माध्यम में अलग प्रकार की गंध देते हैं, उनकी गंध के आधार पर उस विलयन की पहचान हो जाती है कि यह विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। ऐसे पदार्थ जो अम्लीय माध्यम में अलग और क्षारीय माध्यम में अलग प्रकार की गंध देते हैं, उनको गंधीय सूचक या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहा जाता है। अब बात आती है, हम अम्ल और क्षार के सामान्य गुण लेते हैं। यदि अम्ल की क्रिया धातु से करवाई जाए तो क्या होगा, क्षार की क्रिया धातुओं से करवाई जाए तो क्या होगा। तो एक प्रयोग करते हैं इसके लिए। एक स्टैंड में एक परखनी ले लेते हैं। इस परख नली में जिंक धातु के टुकड़े डाल दिए जाते हैं। क्या डाल दिए जाते हैं? जिंक धातु के टुकड़े डाल दिए जाते हैं। इस परख नली कोर्ट में एक प्रवाह नली होती है, यानी इसमें जब अम्ल क्रिया करेगा तो जो गैस निकलेगी यहाँ पे, जो गैस निकलेगी उस गैस का जो प्रवाह है साबुन के विलयन में, साबुन के पानी में कर दिया जाता है। ये किसका पानी है? साबुन का घोल है, साबुन का पानी। इस जिंक युक्त परख नली में तनु H2SO4 डाला जाता है। क्या डाला जाता है? तनु H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया जाता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की और इस जिंक धातु की क्रिया होती है। ठीक है? इन दोनों की क्रिया होने से एक गैस बनती है। वह गैस इस प्रवाह नली से होती हुई साबुन के पानी में आती है, साबुन के घोल में आती है, और यह गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि साबुन के घोल है तो बुलबुले बनेंगे। आपने देखा होगा कि साबुन के घोल को लेकर किसी पतले पाइप में अपन फूंक मारेंगे तो उसके बबल्स उड़ते हैं, तो बिल्कुल वैसे बबल्स यहाँ पे निकलने शुरू हो जाएंगे। जब कोई जलती हुई माचिस की तीली इस बबल्स के पास लाते हैं तो ये पटाखे की आवाज के साथ जलता है, फटता है। जैसे टिकड़ियां बजाते हैं दीपावली में पटाखे बजाते हैं, उसकी आवाज आती है। इसको पॉपअप साउंड बोलते हैं। तो पॉपअप साउंड के साथ ये बुलबुले फटते हैं। इसका मतलब इसमें जो ज्वलनशील गैस है वो कौन सी है? हाइड्रोजन। अपने आप प्रमाणित हो रही है तो कौन सी गैस बन रही है? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या पता चला? धातु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो इसको सामान्य रूप से लिखें, कोई भी धातु है जब उनकी क्रिया अम्ल से करवाई जाती है, अम्ल से क्रिया होने पर उस धातु का लवण बनता है। जो धातु लिए है उसी धातु का क्या बनेगा? लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो एक सामान्य समीकरण अगर आपको पूछ ले कि अम्ल की क्रिया जब धातुओं से क्रिया करवाई जाती है तो क्या होता है, तो कोई भी अम्ल धातु से क्रिया करता है तो उस धातु का लवण बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पे आपने सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, H2SO4 लिया, और धातु लिया आपने जिंक। जिंक की क्रियाशीलता सल्फेट से ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा होने का कारण इसके साथ जुड़ जाएगा, लवण बन गया जिंक सल्फेट। और ये जो हाइड्रोजन थी ये पृथक हो जाती है और ये आपको यहाँ पर प्राप्त होती है। तो कहने का क्या तात्पर्य हुआ? सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। इसका प्रयोग और अन्य अम्लों से भी किया जा सकता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से किया जा सकता है, नाइट्रिक अम्ल लेकर के भी किया जाता है। तो यही क्रिया अपने सामने आएगी। अब एक क्षार की यदि धातुओं से क्रिया करवाई जाए तो क्या होगा? क्षार की यदि धातुओं से क्रिया करवाई जाए तो सभी क्षार जो है वो हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। कुछ
घटनाओं में ही क्षार जो है धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे यहाँ पे क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम है हाइड्रोक्साइड। इसकी क्रिया जब जिंक से करवाई जाएगी तो एक पदार्थ बनेगा सोडियम जिंकेट। क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। तो ZnO2 तो इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। परंतु ये ध्यान देने की बात है कि सभी क्षार धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं, जबकि सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। उस हाइड्रोजन गैस की तीव्रता अलग हो सकती है, किसी में ज्यादा बनेगी तो किसी में कम बनेगी। अब आती है बात धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। अम्ल की धातु कार्बोनेट व धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया होती है तो क्या होता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। ध्यान देंगे इधर, जैसे धातु कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3, ठीक है, ये सोडियम धातु होती है और ये कार्बोनेट है जिसका नाम क्या हो गया? धातु कार्बोनेट, ठीक है। इसकी क्रिया मान लो आप HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवा रहे हो। किससे करवा रहे हो? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवा रहे हो, तो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड का जलीय विलीन बनेगा। इसका विलीन बनेगा, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलीन बनेगा। और ये जो है हाइड्रोजन गैस, यहां पे क्या होगा? CO3 में से CO2 अलग होगी, एक ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ये जो ऑक्सीजन अलग हुआ इन दोनों हाइड्रोजन से क्रिया करके तो बना लेगा H2O। क्या बना लेगा? H2O प्लस। ये जो CO2 है ये आपको अलग से प्राप्त हो जाएगी। तो आपने क्या देखा? जब कोई भी अम्ल, ध्यान देंगे इधर, जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है, ये धात्विक कार्बोनेट कोई भी हो सकती है। यहाँ पे जैसे यहाँ सोडियम धातु है उसका कार्बोनेट है जिसका नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसकी क्रिया अम्ल से करवाई तो क्या हुआ? फिर से देखिए, इसको अपन अलग पृथक रूप से करके देखें। Na एक तरफ CO2 CO3 को अपन ऐसे लिख रहे हैं, इस तरीके से, समझ आ गई ना बात? इसकी क्रिया हम किससे करवा रहे हैं? HCl से करवा रहे हैं, HCl के दो अणुओं से करवा रहे हैं। ये दोनों हाइड्रोजन इस जल से क्रिया करके तो बना देंगे H2O। ये दोनों NaCl से क्रिया करके दो NaCl बना देंगे, CO2 गैस अलग प्राप्त होगी। तो देखो क्या हो रहा है, 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। इसी प्रकार कोई भी अम्ल लेते हैं, अग्निशामक यंत्र में यही प्रक्रिया होती है। अग्निशामक यंत्र में क्या होता है? नीचे धातुओं के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भरे रहते हैं। पेंदे में अग्निशामक यंत्र देखे ना, लाल वाला डिब्बा, उसमें क्या होता है? अंदर सोडियम कार्बोनेट जिसका चूर्ण भरा होगा और ऊपर एक कांच के बर्तन में अम्ल होता है। वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी हो सकता है और सल्फ्यूरिक अम्ल भी हो सकता है, कोई भी अम्ल होगा। अब इसके ऊपर एक लोहे की रॉड होती है, जहां जब कहीं आग लग जाती है
तो इस रोड को ऐसे पटका जाता है, सिलेंडर को उल्टा पटका जाता है, इस कांच से रोड अंदर जाएगी, अंदर डिप होते ही इस कांच के बर्तन से भिड़ेगी और कांच का बर्तन टूट जाएगा। टूटते ही अम्ल किससे क्रिया करेगा? धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा, और धातु कार्बोनेट से क्रिया करने से तुरंत यह अभिक्रिया चालू होती है और कौन सी गैस बाहर निकलती है? पाइप के द्वारा CO2 गैस बाहर निकलती है, जो आग बुझाने में मदद करती है। इससे आग बुझाने में अपने को सहायता मिलती है। तो यही क्रिया की सामग्री यंत्र की है। अब यदि हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करवाई जाए, सोडियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट से यदि हम क्रिया करवाते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो गया? सोडियम, कोई भी धातु है उसका हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये धातु सोडियम या हाइड्रोजन, और ये कार्बोनेट जिसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी क्रिया जब किसी भी अम्ल से करवाई जाएगी तो ध्यान देंगे ये घटना यही होगी, NaH, ये CO3 दो भागों में बटेगा, CO2 और ऑक्सीजन, तो CO3 हो गया। इसमें क्या होगा? HCl की क्रिया होगी, तब ये दो H2 और ये ऑक्सीजन मिल के क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे, प्लस ये Na और ये Cl बना लेगा NaCl, प्लस ये CO2 गैस बाहर मुक्त हो जाती है। तो वही घटना यहाँ पे होती है। कोई भी अम्ल चाहे सोडियम या हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करे, चाहे सोडियम कार्बोनेट, चाहे धातु कार्बोनेट से क्रिया करे, चाहे धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करे, जो जिस धातु का कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है उस धातु का लवण बनेगा, जल बनेगा, तो इनका जलीय विलयन बन जाएगा दोनों का, और अभिक्रिया में CO2 गैस बाहर निकलेगी। तो कहेंगे, सामान्य भाषा में कहेंगे, अम्ल जो होते हैं वो धातुओं के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके CO2 गैस बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब ये CO2 ही है, इसकी पहचान करने के लिए एक प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, कि जो CO2 गैस निकलती है, जो CO2 गैस निकलेगी, यहाँ पे आपने कुछ भी लिया है, मान लो सोडियम कार्बोनेट लिया है और इसकी क्रिया अम्ल से करवाई, तो जो गैस मुक्त होगी वो CO2 है। इसका प्रमाणन कैसे करेंगे? एक बीकर जिसमें चूने का पानी है, चूने का पानी का मतलब क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूने का पानी है। जब इसमें ये गैस आई जाती है तो पारदर्शी चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है। पारदर्शी चूने का पानी कैसा होता है? दूधिया रंग का। इसका प्रयोग करते हैं, जादूगर करते हैं इस ट्रिक का उपयोग। वो क्या करते हैं, एक खाली गिलास में, एक गिलास में, कांच के गिलास में क्या करते हैं, चूने का पानी ले आते हैं, बुला जाओ पानी को, दूध खड़ा होकर पूछेगा तेरे को पानी पीना है कि दूध? बच्चा क्या कहेगा? दूध पीना है, क्योंकि गिलास में खाली है, उसको दिखाई देगा कि पानी। ओके, क्या कहेगा बच्चा? दूध पीना है। तो इधर आ, उसका कान खींचेगा, नाटक करवाएगा, थोड़ा फिर बोलेगा इसमें फूंक मार। वो फूंक मारेगा तो अपनी फूंक में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, और इसके कारण से चूने का जो रंग होता है वो क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। सब तालियां बजाते हैं कि हाँ भाई जादूगर साहब ने दूध बना दिया। तो क्या अभिक्रिया होती है? ध्यान देंगे, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से चूने के पानी से और CO2 गैस क्रिया करेगी, CO2 गैस क्रिया करने पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल बनता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट जो ये है, इसी के कारण चूने का पानी का रंग क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। तो ध्यान देंगे, ये इस गैस की पहचान होती है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन CO2 से क्रिया करके क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। यदि इस गैस को बहुत लंबे समय तक प्रवाहित करते रहेंगे, इस गैस को बहुत लंबे समय तक प्रवाहित करते रहेंगे, तो ये चूने का दूधियापन है, चूने के पानी का दूधियापन वापस समाप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखोगे कि इस विलयन में क्या क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है और
जल है। और ज्यादा मात्रा में गैस प्रवाहित की, ध्यान दोगे आप, मैं समीकरण को अलग तरीके से तोड़ रहा हूं। यहाँ पे क्या है, इस जल में देखोगे दो तो हाइड्रोजन है अलग अलग, और एक क्या है, ऑक्सीजन। इस जल को अपन इस रूप में पढ़ते हैं। ये ऑक्सीजन तो इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, CO3 बन जाएगा ना। Ca कितने H है इसके पास, 2 H है, एक H हो गया, एक H इधर लिख देते हैं। एक CO3 पहले से है इसके पास, और एक CO3 ये बन जाएगा CO2 प्लस O, एक CO3 ये बन गया। तो इस तरीके से यौगिक बना, क्या बना, इसको अपन संक्षेप के रूप, सूत्र के रूप में CaHCO3 ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या है, पारदर्शी होता है। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, पारदर्शी होता है। और चूने का दूध ये अपन जो है वापस समाप्त हो जाएगा। समीकरण को वापस देखिए, क्या हुआ इस विक्रिया में, इस प्रयोग में सोडियम कार्बोनेट की क्रिया हमने किससे करवाई, किसी भी अम्ल से करवाई। इनसे क्रिया करने पर एक गैस निकली, जो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। यह गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाती है। जब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है तब तो चूने का पानी हो जाता है दूधिया, क्या हो जाता है, दूधिया। लेकिन बहुत ज्यादा देर तक CO2 गैस यदि प्रवाहित होती है तब क्या होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट और जो जल CO2 की अधिकता में कैल्शियम का बाइकार्बोनेट फॉर्म में बदल जाता है। ध्यान दोगे, CO3 एक तो यहाँ पे ये CO2 क्या करेगा, जल के ऑक्सीजन से परमाणु से क्रिया करके भी CO3 बना लेगा। तो कुल कितने CO3 हो गए, 2 हो गए, और हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु हैं। तो इस तरीके से ये संयुक्त होकर के CaHCO3 की होल ट्वाइस यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, और चूने का पानी का दूध या रंग वापिस से समाप्त हो जाता है। तो कई देर फूंक मरवाने की आवाज, अच्छा रहा तो बहुत लालची है, तेरा तो दूध क्या हो गया, गायब हो गया। पहले कहता है कि तेरे को दूध पीना है तो थोड़ी सी फूंक मारना, ज्यादा फूंक मारेगा तो दूध मैं क्या कर दूंगा, गायब कर दूंगा, और वो दूध वापिस गायब हो जाता है इस समीकरण के हिसाब से। ये कैल्शियम कार्बोनेट आपने पढ़ा, मार्बल होता है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट है। खड़िया पत्थर है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट है, चौक जिसको आप बोलते हो। इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव अलग अलग भागों, अलग अलग रूपों में पाया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के, और आपको चट्टाने या पत्थर आदि प्रकृति में हमें पाए। अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया करवाई जाए, अम्ल और क्षारक की परस्पर क्रिया करवाई जाए। अम्ल व क्षारक आपस में क्रिया करेंगे तो क्या होगा, ध्यान देंगे कि परस्पर क्रिया, परस्पर क्रिया। एक अम्ल लिया आपने, पहले क्षार लिख देते हैं, NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षार है। क्षार की पहचान क्या है, इसमें क्या है, हाइड्रोक्सिल समूह है। कोई भी अम्ल ले लिया, जैसे आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, ठीक है, इन दोनों की आपस में क्रिया करवाएंगे तो आप क्या देखोगे, देखो ये OH इस H से क्रिया कर लेगा, ये Na इस Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बना, NaCl प्लस H2O, ठीक है। इसी तरीके से और देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी क्रिया मान लो आप सल्फ्यूरिक अम्ल से करवा रहे हो, ठीक है। तो मैग्नीशियम का सल्फेट बनेगा, मैग्नीशियम का क्या बनेगा, सल्फेट बनेगा, प्लस 2 जल के अणु प्राप्त होंगे। 2 कैसे होंगे, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गए, 2 दूनी 4 हो गए, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो 2 जल के अणु प्राप्त हो गए। तो जब अम्ल और क्षार की निश्चित मात्रा को आपस में मिलाया जाता है, ध्यान देंगे, अम्ल और क्षार की निश्चित मात्रा को आपस में मिलाया जाता है तो लवण व जल बनता है। देखो यहाँ पे क्षार है, सामान्य विक्रिया की बात करें, ये क्या है, अम्ल,
कौन सा क्षार है कौन सा अम्ल है ये कोई मायने नहीं रखता, ठीक है ना। एक पदार्थ लिया आपने क्षार और एक पदार्थ आपने लिया है अम्ल, इन दोनों की क्रिया करवाई तो एक तो बन गया लवण और एक बन गया जल। तो सामान्य रूप से हम क्या कहेंगे, अम्ल व क्षार की निश्चित मात्रा को आपस में मिलाने पर लवण व जल बनते हैं। इसमें अम्ल के तो अम्लीय गुण नष्ट हो जाते हैं और क्षार के क्षारीय गुण नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। प्रश्न आ जाए, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप सामान्य से लिखोगे कि अम्ल और क्षार की निश्चित मात्रा को आपस में मिलाने पर लवण व जल बनता है। इस अभिक्रिया में अम्ल के तो अम्लीय गुण समाप्त हो जाते हैं और क्षार के क्षारीय गुण समाप्त हो जाते हैं। विलीन जो होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है, नहीं तो अम्लीय होगा नहीं क्षारीय होगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।